नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कोच्चि, केरला में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी की रहने वाली 52 साल की पद्मा अपने परिवार से दूर पिछले 15 सालों से कोच्चि शहर में रह रही थी, जबकि उसका बीमार पति और 2 बच्चे धर्मपुरी में ही रहते थे। पद्मा वहां लॉटरी की टिकट बेचने का काम करती थी। वो कोच्चि के एर्नाकुलम स्थित कदावंथरा इलाके में किराए पर कमरा लेकर रह रही थी। बीते 6 महीने पहले उसका ये धंधा मंदा पड़ गया था, जिसके चलते वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगी थी। अपना काम खत्म करने के बाद वो हर दिन अपने परिवार से फोन से बात करना नहीं भूलती थी। वो रोजाना अपने छोटे बेटे सेल्वम को फोन किया करती थी। एक दिन भी नहीं गुजरा जब उसने अपने बेटे सेल्वम को फोन नहीं किया हो। लेकिन 26 सितंबर को देर शाम तक जब सेल्वम के पास माँ का फोन नहीं आया, तब वो चिंतित हो गया। वो तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए कदावंथरा के लिए रवाना हो गया। अगले रोज वो माँ के कमरे पर गया। वहाँ ताला लगा था। माँ को नहीं पाकर वो चिंतित हो गया। आसपास के लोगों से उसने माँ के बारे में पूछा तो किसी ने उसे बताया कि वो तो एक दिन पहले से ही अपने काम से वापस नहीं लौटी है। माँ को लेकर सेल्वम और अधिक परेशान हो गया। किसी अनहोनी की आशंका से वो डर गया था। वो तुरंत कदावंथरा पुलिस थाने गया और अपनी मां की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवा दी। पुलिस को ऐसी ही अधेड़ महिला के लापता होने की शिकायत 4 महीने पहले भी जून के महीने में मिल चुकी थी। वो भी लॉटरी टिकट बेचने का ही काम करती थी। दोनों घटनाओं ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक ही धंधे से जुड़ी बुजुर्ग महिलाएं आखिर कहाँ लापता हो सकती है। दूसरी लापता महिला 49 साल की रोजली थी। वो भी मूल रूप से त्रिशूर की रहने वाली थी, लेकिन कल्हाड़ी के मटूर में किराए के घर में एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। उसके बारे में पुलिस को पता चला कि उसकी शादी टूट गई थी और वो अपने पति से अलग रह रही थी। वो 6 जून 2022 को लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी बेटी मंजू ने 18 अगस्त 2022 को कल्हाड़ी थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया था कि वो जिस आदमी के साथ रह रही थी, उसके साथ भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे। उसके काम के बारे में बेटी ने बताया था कि वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी काम कर रही थी, लेकिन कोच्चि शहर में लॉटरी टिकट बेचने का काम भी करती थी। उसकी माँ से आखिरी मुलाकात जनवरी में तब हुई थी जब वो छुट्टी मनाने माँ के पास आई थी। उसके बाद वो वापस अपने पिता के पास चली गई थी। जब 6 जून के बाद उसका माँ से कोई संपर्क नहीं हो पाया, तब उसने उस आदमी से संपर्क किया था जिसके साथ वो रहती थी, किंतु उसने माँ के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी। उसके बाद उसने अपनी मां के लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने सेल्वम से उसकी मां का मोबाइल नंबर लेकर उसे सर्विलांस पर लगा दिया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी स्टडी शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस को पद्मा की एक सीसीटीवी तस्वीर मिल गई, जिसमें वो तिरुवल्ला में एक युवक के साथ जाती हुई दिख रही थी। उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी वहीं की मिली थी। इस तरह कोच्चि शहर की कदावंथरा पुलिस और एर्नाकुलम ग्रामीण की कल्हाड़ी पुलिस द्वारा 2 लापता महिलाओं के दर्ज मामले में सबसे पहला सुराग सेल्वम की मां पद्मा के फोन सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज से मिला था। पुलिस ने जब इस दिशा में जांच पड़ताल की, तब एर्नाकुलम के पेरुबऊर निवासी सफी उर्फ राशिद के बारे में पता चला। उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की जाने लगी, तब उसके जवाब अटपटे और भ्रमित करने वाले थे। बातों बातों में वो भगवान, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ की बातें असहजता के साथ करने लगा था। हर बात पर कभी भगवान की तो कभी अल्लाह व ईसा मसीह की कस्में खाने लगा था। उसकी बातों से पुलिस को वो एक सनकी और बेतुका इंसान लगा। थाने में एक पुलिसकर्मी ने जब उसे हड़काया तो वो डर गया। फिर भी वो कहने लगा कि मुझे भगवान पर भरोसा है कि वो उसे बचा लेंगे। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसे 26 सितंबर 2022 की वो सीसीटीवी की फुटेज दिखाई, जिसमें वो पद्मा के साथ जाता हुआ दिख रहा था। कुछ सेकंड के उस वीडियो को देखते ही वो बोल पड़ा, वो तो मर गई, उसे मार दिया। मर गई? तूने मार दिया? नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगा? मैं तो सभी भगवान की पूजा करता हूँ, ये पाप भला मैं क्यों करूंगा? सफी डरता हुआ बोला। तो किसने मारा? पुलिस अधिकारी ने एक झापड़ के साथ डांट लगाई। मैंने नहीं, उसी ने मारा, उसको पैसा चाहिए था। सफी बोला। पैसा चाहिए था? साफ साफ बताओ। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उस मसाज वाले ने किया। सफी बोला। क्या किया उसने? उसकी बलि दे दी। बलि दे दी? क्या बक रहे हो, तुम होश में तो हो? चौंकते हुए जांच अधिकारी ने कहा, हाँ साहब, मैं एकदम होश में हूँ।
उसकी भागवल सिंह और लैला ने बलि दी है। उसी ने 4 महीने पहले भी एक और महिला की बलि दी थी। सफी बोला, और क्या जानते हो उसके बारे में, विस्तार से बताओ। भागवल कौन है, कहाँ रहता है, तुम उसे कैसे जानते हो, सब कुछ बताओ। जांच अधिकारी की जिज्ञासा बढ़ी और उन्हें एहसास हुआ कि अब मामला जल्द ही सुलझने वाला है। सफी ने उस बारे में आगे जो बताया वो काफी हैरान करने वाला था। दरअसल एलंथूर के रहने वाले दंपति भागवल सिंह और उसकी पत्नी लैला ने तांत्रिक मोहम्मद सफी के साथ मिलकर 3 महीने में दोनों महिलाओं की अलग अलग दिनों में पूजा के दौरान बलि दे दी थी। इस बारे में तीनों से रात भर की गई गहन पूछताछ के बाद दोनों हत्याओं का विस्फोटक खुलासा हो गया। साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज दोनों लापता महिलाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। पता चला कि तीनों आरोपियों ने उनकी नृशंस हत्या करके उनके शवों के 56 टुकड़े कर मकान के पास अगल बगल दफना दिए थे। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर CH नागराजू ने 11 अक्टूबर 2022 को मीडिया को सनसनीखेज मामले की जानकारी दी। अब पुलिस को दोनों महिलाओं के शव बरामद करने थे। शवों की पहचान के लिए पुलिस ने शिकायतकर्ता बेटे और बेटी को बुलवा लिया। साथ ही DNA टेस्ट कराने की भी बात कही। आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाने के बाद पुलिस ने महिलाओं के शवों के 56 टुकड़े गड्ढे खोदकर बरामद कर दिए। सबूत बरामद कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस कमिश्नर CH नागराजू ने बताया कि ये कई परतों वाला एक बहुत ही जटिल मामला है। चौंकाने वाले इस मामले के संबंध में सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल से किसी को ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। इस बारे में विस्तृत कहानी इस प्रकार से सामने आई। कोरोना के दरमियान कई लोगों के रोजगार ठप पड़ गए थे। उनमें डॉक्टर भागवल सिंह भी थे। वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और उसने अपने घर में ही आयुर्वेदिक मसाज का छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। वो पंचकर्म और दूसरे तरह के आयुर्वेदिक तेल मसाज आदि का काम करता था। इसमें उसकी पत्नी लैला भी योगदान करती थी। स्थानीय मरीज से लेकर विदेशी पर्यटक तक उसके ग्राहकों में शामिल थे। किंतु कोरोना फैलने के बाद लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया था, जिसका बुरा असर उसके काम पर भी पड़ा था। वो भारी कर्ज में डूब गया था। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी ताकि वो अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर सके। बात मई जून महीने की है। वो किसी भी तरह से पैसा पाना चाहता था। उन्हीं दिनों उसकी नजर फेसबुक पेज पर गई, जो श्रीदेवी के नाम से बना हुआ था। उसमें जो जानकारी दी गई थी वो उसके मतलब की थी। उसने तुरंत उसे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी। उसने समझा कोई श्रीदेवी फैंस का ग्रुप होगा जो जरूरतमंदों की मदद का काम करता होगा। फेसबुक पेज पर एक क्रिएटिव में आर्थिक तंगी की समस्या के समाधान का शर्तिया उपाय करने का दावा किया गया था। उसने तुरंत उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल की। वो नंबर तांत्रिक मोहम्मद सफी का था। सफी ने उसे बताया कि उसके पास आर्थिक तंगी दूर करने का जो तरीका है उसके बारे में वो मिलकर बताएगा। उसने ये भी कहा कि वो उस पर भरोसा करे। ऐसा करने से उनके घर में धन आने लगेगा। इस काम में वो उनकी पूरी मदद करेगा। डॉक्टर भागवल उसकी बातों पर भरोसा कर पत्नी लैला के साथ तांत्रिक सफी से जाकर मिला। सफी ने बताया कि उसे एक पूजा करनी होगी जो मानव बलि की होगी। उससे भगवान खुश होंगे। साथ ही ये भी बताया कि वो ही बलि के लिए महिलाओं का इंतजाम भी कर देगा। बदले में उसे थोड़े पैसे खर्च करने होंगे। पति पत्नी इसके लिए तैयार हो गए। उसके बाद सफी इस काम में जुट गया। इसी क्रम में सफी ने पहले कलाड़ी मठूर और बाद में धर्मपुरी की रहने वाली महिलाओं को पैसों और काम का लालच देकर तिरुवल्ला ले आया। कलाड़ी से लाई गई रोजली नाम की महिला को उसने 6 जून को फिल्मों में काम दिलवाने का झांसा दिया था, जिसमें उसे 10 लाख रुपए मिलने की बात बताई थी। दूसरी महिला पद्मा को उसने 26 सितंबर को नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था। तांत्रिक पहले जून में कलाड़ी की रहने वाली रोजली को एलंथूर ले गया। वहीं उसने तंत्र साधना की और उसकी बलि दी गई। डॉक्टर की पत्नी लैला ने रोजली का सिर धड़ से अलग किया और डॉक्टर भागवल सिंह ने उसके स्तन काटकर अलग किए। फिर शव के अनेक टुकड़े कर डाले। अनुष्ठान करने के बाद शव के टुकड़े वहीं दफना दिए गए। इस तांत्रिक अनुष्ठान के बाद 3 महीने बीत गए, लेकिन डॉक्टर भागवल की आर्थिक स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने फिर तांत्रिक सफी से संपर्क किया। इस पर सफी ने उसे झांसे में ले लिया और कहा कि उसे एक और मानव बलि देनी होगी। इसके लिए सफी ने ही दूसरी महिला पद्मा का इंतजाम भी कर लिया। उसकी तय कार्यक्रम के अनुसार बलि दे दी गई। उन्होंने इसका भी गला काटा था। भागवल ने पद्मा के भी स्तन काट दिए थे। बलि देकर मारी गई महिलाओं के शव के 56 टुकड़े करके घर के पिछवाड़े में दफन कर दिए थे। काले जादू की रस्म के तहत दीवारें और फर्शों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। पुलिस को जांच में पता चला कि डॉक्टर भागवल ने दोनों महिलाओं के काटे हुए स्तन भूनकर खाए थे। ये सब तांत्रिक के कहने पर काला जादू को प्रभावशाली बनाने के लिए किया था, ताकि धन संपदा को अपनी ओर खींचा जा सके।
पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मोहम्मद शफी के पुराने कुकर्मों का काला चिट्ठा भी खुल गया, जिसमें वो मानव तस्करी के धंधे में लिप्त पाया गया। पता चला कि वो एक सनकी और मनोरोगी इंसान है, जिस पर वर्ष 2020 में 75 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला भी दर्ज किया जा चुका था। पता चला कि पिछले 15 सालों में उसके खिलाफ 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक शफी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। वही नरबली मामले का मास्टरमाइंड भी था। वो बहुत ही शातिर दिमाग का था। श्रीदेवी के नाम से फेसबुक अकाउंट खोलने वाला शफी और राशिद एक ही व्यक्ति था, जिसने भागवत सिंह को मानव बलि के लिए उकसाया था। दरअसल वो खुद मोहम्मद शफी था। भागवत सिंह और उसकी पत्नी लैला उसे राशिद समझते थे। इस रोमहर्षक घटना को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शोक व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से बीमार लोग ही इस तरह के अपराध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के काला जादू और जादू टोना की रस्मों को सभ्य समाज के लिए एक चुनौती के रूप में ही देखा जा सकता है। पुलिस की लिखापढ़ी पूरी हो जाने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।